स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू जहान। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों के साथ साथ प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही के चलते कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पिछले 6 दिनों में 84 नए मामले सामने आए। इसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 49 केस मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 30 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आज के इस प्रोग्राम में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हेल्थ एक्सपर्ट और हमारे संवाददाता। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से सचेत किया गया था, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। प्रदेश के लगभग हर इलाके में लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आई, तस्वीरों ने हैरान कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 8 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा जबलपुर में 3 पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही शहडोल, भोपाल, अनूपपुर, इंदौर, बड़वानी में एक संक्रमित सामने आए हैं। वहीं विदिशा जिले में लगातार दूसरे दिन 2 संक्रमितों की मौत भी रिपोर्ट हुई है। एक्टिव मरीजों की बात करें तो प्रदेश में अभी 127 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 6 दिनों में 84 नए मामले सामने आए हैं। इसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 49 केस मिले हैं। इसके बाद भोपाल में 15, अनूपपुर में 4 और जबलपुर में 4, बड़वानी में 3 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर की बात करें तो ये 0.01% है, जबकि कोरोना का रिकवरी रेट 98.60% है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 30 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसकी वजह से राज्य में बुधवार तक कोरोना की चपेट में आने वालों की कुल संख्या 10,05,325 हो गई है। इसमें 9,91,475 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 285 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि एक बार फिर कोरोना के मामले प्रदेशों में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। हालांकि इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर भी कई खबरें सामने आईं, जहां कुछ लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे, तो कुछ लोगों ने वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज ही लगवाई है, जबकि प्रशासन ने सभी को वैक्सीन लगवाने की बात कही है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान शरद पंडित जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ संवाददाता जितेंद्र और महेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे जितेंद्र का। जितेंद्र, तो अगर हम बात करते हैं भोपाल की, तो किस तरह से यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से लगातार ये मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये मामले और बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं, वायरस जितनी तेजी से पैर पसारते जा रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए इसी तरह से कोविड ने अपने पैर पसारे थे, इसी तरह से डेंगू अपने पैर पसारता गया है, इसी तरह से मलेरिया ने अपने पैर पसारे। तो वायरस जितनी भी तेजी से पैर पसारता है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय बन जाता है। और इस बार खास बात यह भी है कि जिस प्रकार से वायरस तेजी से बढ़ रहा है, छोटे बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आप देखिए एक बेड पर 2 से 3 बच्चे आपको नजर आएंगे। ग्वालियर की जैसे कि एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जहां पर 3 से 4 बच्चे एक साथ बेड पर नजर आ रहे हैं। इंदौर, जबलपुर में भी यही हाल है, भोपाल में भी कुछ दिनों पहले तक यही हाल थे। तो जिस प्रकार से बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि इससे बचने के जो उपाय हैं वो भी किए जा रहे हैं, लोगों के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बावजूद इसके मामले रुक नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन पूरे बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए अभी तक किसी भी प्रकार की कोई एनजीओ या सामाजिक संगठन सामने निकलकर नहीं आया है, जो सरकार से मोटी मोटी रकम लेता है
है स्वास्थ्य के नाम पर। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इतनी बड़ी बीमारी शहर में धीरे धीरे पैर पसार रही है पूरे मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं तमाम वो जो जिम्मेदार हैं, जो इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, जो लोगों के बीच जाकर ये दावा करते हैं कि हम उन्हें जागरूक करें, आखिर वो कहाँ है? तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में काफी ज्यादा बिल्कुल कई सवाल खड़े हो रहे हैं जितेंद्र, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश भी जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से। महेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, छिंदवाड़ा में हमने देखा था कि काफी मामले बढ़े थे कोविड को लेकर, अभी फिलहाल क्या स्टेटस है, कितने मामले यहाँ पर देखे गए हैं? छिंदवाड़ा जिले में पिछले सेकेंड लहर में कोविड के लगातार मामले जिस तरह से सामने आए थे और लोगों की जिस तरह से डेथ हुई थी, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय प्रशासन के लिए बने थे। पर चूंकि छिंदवाड़ा जो है महाराष्ट्र से लगा हुआ है और महाराष्ट्र में कोविड की संख्या अब फिर से बढ़ती जा रही है और लगातार महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, चूंकि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का ये बॉर्डर है छिंदवाड़ा, तो इस यहाँ पर छिंदवाड़ा में भी कोविड के मरीजों की संख्या फिलहाल तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है, परंतु लगातार सौसर जो क्षेत्र है वहाँ पर कोविड की संख्या सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन जो है पूरी तरह से इसकी व्यवस्थाएं बनाने में जुटा है, परंतु फिर भी अभी कहीं ना कहीं प्रशासन को और भी तेजी से व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, क्योंकि बॉर्डर होने की वजह से वहां पर सख्ती भी होनी पड़ेगी। और छिंदवाड़ा में जिस तरह से कोविड ने एकदम से पैर पसारे थे दूसरे फेज में, आज डेंगू और मलेरिया भी जिस तरह से बढ़ा हुआ है, वैक्सीनेशन को लोगों को लेकर के जो चिंताएं वैक्सीनेशन को लेकर के है और लोग वैक्सीनेशन अभी लगातार नहीं कर पा रहे हैं और वैक्सीनेशन की तरफ भी प्रशासन पूरी तरह से ध्यान दे रहा है। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर जो आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा के लिए घातक न बन जाए, इस बात को लेकर के प्रशासन को अभी से ही ऐसे पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए। अस्पतालों में भी कोविड की व्यवस्थाएं फिर से जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्थाएं फिर से करी जानी चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों को कोविड सेंटर्स के रूप में अभी भी डेवलप कर लेना चाहिए, नहीं तो यदि अचानक से कोविड बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बन सकता है छिंदवाड़ा के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर शरद भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर शरद, एक बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इतनी एहतियात बरती पहले और अचानक से अब सारा लॉकडाउन खुल चुका है। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे काफी समय तक लॉकडाउन था वहां पर भी वीकेंड लॉकडाउन भी खोल दिया गया है। अब चैलेंज बहुत बढ़ गया है सर, ऐसे में किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को क्या तैयारी करनी चाहिए? जी, तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने जो है पहली वेव के बाद जो है ये इसके दुष्परिणाम लापरवाही के भोगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चूक तो हो रही है कि अपन जो है दूसरी वेव के बाद जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई आई है। तो पहली चीज तो जो है, जो प्रोटोकॉल से उनको जो है अभी भी हमको पालन करना है। जनमानस के मन में ये बात जो है वो गहरे तक बैठ जाना चाहिए। देखिए, यदि अवेयर नहीं रहेंगे हम लोग, जो हम लोग बार बार पिछले लगभग 2 वर्षों से कह रहे हैं कि मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और इसके साथ साथ हैंड वॉशिंग, ये सारी चीजों को और साफ सफाई, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। परंतु या तो लोग इतने लंबे समय तक ये सब जो है आइसोलेशन और ये सब पालन करते हुए इतना ज्यादा जो है वो परेशान हो चुके, उग चुके, परंतु हमको ये समझाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट उनको हैमरिंग करना पड़ेगी कि ये अभी भी हमको आगामी लगभग 6 महीने तक ये सारे प्रोटोकॉल्स को पालन करना अनिवार्य है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा जो है, हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है उनमें जब ये कोरोना के केसेस आ रहे हैं तो ये प्रशासन का भी दायित्व हो जाता है, स्वास्थ्य विभाग का भी दायित्व हो जाता है और अन्य एजेंसीज है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसे आने जाने वाले लोगों की टेस्टिंग पर पूरा ध्यान दें। देखिए क्या है कि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से या अन्य जो हमारे जो टोल नाके हैं, वहां कोई किसी तरह की निगरानी नहीं की जा रही, तो वो भी आवश्यक है। मैं समझता हूँ इसको अपनाया जाना चाहिए। देखिए, जो सर्वेलेंस की एक्टिविटी भी लगातार जो है वो जारी रखना पड़ेगी। जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जो हमारे टेस्ट हैं, ये सारी चीजें भी जो है कहीं ना कहीं जो है कमजोर पड़ रही है। तो इसकी वजह से एक दूसरा कारण ये है कि ये भी जो है कोरोना का बढ़ने का प्रमुख कारण होगा। तीसरा जो है, वैक्सीनेशन के संबंध में हम देख रहे हैं कि हम लोग जो है पहले वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में जो है वो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आई। अब वैक्सीन यदि उपलब्ध हो रहा है तो लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं आ रहे हैं, उसके प्रति उनका जो है आकर्षण खत्म हो गया। पहले तो क्या हुआ कि लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा था, कई बार निराश होकर लौटे, तो वो भाव भी है लोगों के मन में, तो उसकी वजह से। चौथा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी वैक्सीनेशन के प्रति जो है लोगों में जो है रुचि कम है।
तो ये सारे जो है हमको हर एंगल से देखना पड़ेगा और ये जो बिंदु मैंने बताए इन पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। जी, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है डॉक्टर शरद कि इन बिंदुओं पर ध्यान दें, नहीं तो ये मामले बढ़ जाएंगे। जितेंद्र, अगर हम बात करते हैं भोपाल की, तो जो हालात बने हुए हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि काफी मामले आ चुके हैं, 80 को पार कर चुका है ये आंकड़ा कोविड पेशेंट्स का, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है? स्वास्थ्य विभाग की बैठक हो रही है या नहीं? क्योंकि अगर अभी इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही जो बच्चों के स्कूल खोले गए हैं, तो क्या स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है? ऐसी कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल कितु, देखिए मैंने आपको पहले जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में डेंगू का भी कहर पूरी तरह से पनपता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्वालियर की जब हमने बात करी थी कि 4 से 5 बच्चे एक बिस्तर पर बैठे हुए हैं, तो देखिए कोविड तो है ही, साथ में डेंगू भी आ गया है, ऐसे में चिकनगुनिया और दूसरी बात जो वायरल फीवर है वो, तो तमाम प्रकार के जो वायरस हैं वो इस समय मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं अपना कहर बरसा रहे हैं। और सबसे अगर हम खतरनाक वायरस की बात करें तो वो इस समय कोविड ही है। तो आप देखिए कि 80 से ज्यादा मामले आना और इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से ऐसा प्रतीत होना कि अब जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं, तो ये अपने आप में डरा रहे हैं और चिंता बढ़ा रहे हैं। क्योंकि लोगों ने कोविड का पहला दौर भी देखा है, दूसरा दौर भी देखा और हर कोई व्यक्ति उसका तीसरा दौर नहीं देखना चाहता है। हालांकि दावा किया गया था कि तीसरी लहर आ सकती है, उसको नहीं रोका जा सकता। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि तीसरी लहर बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं, वायरस जिस प्रकार से तेजी से पैर पसार रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हालत यही रहे तो तीसरी लहर से भी बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की अगर हम बैठकों की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में डेली शाम के समय क्राइसिस मैनेजमेंट बैठकें होती हैं। इसमें कमेटी लगातार हर एक पहलू पर बात करती है। कोविड के अलावा अन्य जो वायरस है, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे वायरल हो, इनको भी फोकस किया जाता है, इन पर भी चर्चा की जाती है। और ठीक उसके बाद जब मीटिंग खत्म होती है तो एक पूरा फॉर्मेट, एक पूरा डाटा यहां से स्वास्थ्य विभाग आता है और स्वास्थ्य विभाग आने के बाद ये पूरा का पूरा डाटा मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। तो मुख्यमंत्री लगातार जो अपनी नजरें हैं वो इन पर बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए कोविड ने जिस प्रकार से सेकेंड लहर आई थी और उसमें कई लोगों की जान गई थी, कई लोगों को हमने खोया था। ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि एक बार फिर से जो वायरस तेजी से ना बढ़े, इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। वहीं सरकार ने देखिए वैक्सीनेशन के लिए भी कहीं ना कहीं एक महाअभियान चलाए हैं। और आप देखिए मध्य प्रदेश में कम से कम अगर हम ये कहें तो फर्स्ट डोज के मामले में मध्य प्रदेश ऐसा है कि अब महज कुछ ही लोग और बचे हुए हैं कि 100% हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी डोज की हम बात करें तो कई लोग ऐसे भी हैं, देखिए अभी भी ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में डर बना हुआ है या कुछ लोग ये इसको मजाक में ले रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कोविड की वैक्सीन है उससे दूर हटते हुए जा रहे हैं, चाहे पहले डोज की बात करें हम या फिर सेकंड डोज की बात करें। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो काफी दूरी बना रहे हैं डोज से, जबकि देखिए इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी जो डोज है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम कोविड से बच सकते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, यानी जिन्होंने पहली डोज ली है ये बेहद जरूरी है उनके लिए कि वो दूसरी डोज भी तुरंत लगवाएं, क्योंकि अगर मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए सभी लोगों को अब अपने बारे में खुद भी सोचना होगा। हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए ग्वालियर से। विनोद, ग्वालियर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कुछ जिलों से कोविड के मामले बढ़ने की खबर आ रही है, ग्वालियर के क्या हालात बने हुए हैं? क्या यहाँ पर भी कुछ केसेस सामने आए हैं? अगर हम कोविड की बात करें तो ग्वालियर में पिछले 100 दिन में यानी यूं कहें कि लगभग 3 महीने हो चुके हैं और ऐसे में कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया है जो ग्वालियर के लिए चिंता वाली बात हो। 1-2 पेशेंट जरूर आए थे जो बाहर से आए थे, कोई दिल्ली से आया था, कोई दक्षिण भारत से ग्वालियर में आया था, वो पॉजिटिव आए थे, लेकिन वो भी ठीक होकर कुछ दिन पहले अपने घर जा चुके हैं। तो ग्वालियर में तो अभी ऐसा कोई टेंशन है नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात इसमें यह है कि जिस तरह से भोपाल में मामले बढ़े हैं तो जिस तरह के पेशेंट आए हैं, क्या वो कोविड के यूं कहें कि जो वैक्सीन है उसके दोनों डोज लगवा चुके हैं या पहला डोज लगवाया है तो कितने दिन उनके डोज को हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोनों डोज वाले लोग संक्रमित हो रहे हैं तो ये पूरे देश के लिए चिंता वाली बात है। और पहला डोज लगवाने के बाद अभी 2, 4, 6 या 8 दिन ही हुए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी इम्यूनिटी बनती है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो ये अब पूरा डॉक्टरों को देखरेख में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर ध्यान जिस तरह से दिया है
वो ही एक वजह है जिसकी वजह से दूसरे शहरों में अभी इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट नहीं आए। और उम्मीद की जा रही है कि ग्वालियर जैसी ही तस्वीर अभी दूसरे शहरों में भी रहे, क्योंकि यहाँ भी कोई पेशेंट नहीं है। तो भोपाल को अगर नियंत्रित कर लिया तो बाकी शहर भी नियंत्रित हो जाएं, क्योंकि भोपाल एक ऐसा शहर है जिससे पूरा मध्य प्रदेश कनेक्ट रहता है। ऐसे में अब कोविड की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन दूसरे शहरों में भी करवाना होगा। बिल्कुल महेश, यहाँ पर हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कुछ जगहों को अनलॉक कर दिया गया है, स्कूल खोल दिए गए हैं, मार्केट्स खोल दिए गए हैं, कहीं लोगों में ये भ्रम तो नहीं हो गया कि कोरोना पूरी तरह से जा चुका है, क्योंकि इसी के तहत लोग लापरवाही बरतने लगे हैं, और क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल ये बात सही है गीतू कि जिस तरह से कोरोना की सेकेंड लहर के बाद अब लोगों ने जिस तरह से लापरवाही बरतना चालू करी है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, स्कूल जो है खोल दिए गए हैं, स्कूलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई जा रही है, ना ही स्कूलों में किसी प्रकार की ऐसी कोविड को लेकर के सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं जिसको लेकर के लोगों में अवेयरनेस बनी रहे। साथ ही जो त्यौहार हैं, अभी त्यौहार लगातार जो है सामने आने वाले हैं, नवरात्र का त्यौहार भी अभी आने वाला है, दूसरा दिवाली का त्यौहार भी अभी आने वाला है, और तीसरी लहर जो आने की संभावना दिखाई जा रही है, उसको लेकर के अभी से ही प्रशासन और शासन को लगातार इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि हम इस तीसरी लहर या आने वाले कोविड को हम रोक सकें। ये बात के प्रावधान यहाँ पर लाने चाहिए, और जितनी सतर्कता और जितनी टाइटनेस इसमें लाई जाएगी, उससे निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं इस कोरोना को हम मात दे सकेंगे। परंतु जो लापरवाही है, अभी भी उन लापरवाही पर ना तो प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है और ना ही किसी प्रकार का कोई कंट्रोल किया जा रहा है। साथ ही जो बॉर्डर है उस पर भी लगातार इस तरह के प्रतिबंध लगाने चाहिए कि जिससे भी लोग आने जाने में और कोतवाही ना बरते, और ये छिंदवाड़ा में इस तरह की कोई व्यवस्था न बने। चूंकि मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों का और छत्तीसगढ़ के लोगों का भी समावेश है, और दूसरे प्रदेश से आने के बाद लोग संक्रमित होते हैं, और जिस तरह से मामले बढ़ते हैं उसको रोक पाना बाद में प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता है। महेश, जिस तरह से मामले बढ़ेंगे, तो डॉक्टर शरद, यहाँ पर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लगातार ये जो मामले बढ़े हैं, और अगर अभी इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सीजनल बीमारियां भी लगातार बढ़ रही है, बारिश का मौसम है, इसलिए जो बीमारियां बारिश से जुड़ी हुई हैं वो भी सामने आ रही है, डेंगू भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए हेल्थ विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि अब कुछ समय के बाद ये फेस्टिवल्स भी शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हम भीड़ भाड़ देखेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोविड फैल सकता है। तो किस तरह की तैयारियां, क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, इस संबंध में गीतू मेरा ये कहना है कि जो अभी कोरोना का तो कहर जो है वो चल ही रहा है, हम उसको ये नहीं समझे कि वो खत्म हो गया है, परंतु उसके साथ ही साथ वेक्टर बॉर्न डिजीज जिनको हम कहते हैं कि जो मच्छरों की वजह से जो रोग होते हैं, उनमें प्रमुख रूप से जो है वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और इस तरह के अन्य वायरल रोग भी होते हैं। तो इसके लिए सबसे जो पहला आवश्यकता ये है कि इसमें जो है अवेयरनेस की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा विगरसली चलाना पड़ेगी हमको। ये जो रहता है मच्छरों का जो है ब्रीडिंग पीरियड रहता है, इस समय मच्छर बहुत अधिक पनपते हैं और उसकी वजह से जो है वो ये बीमारियां बढ़ती है। तो हमको साफ सफाई का ध्यान, जहाँ ठहरा हुआ पानी है उसकी निकासी का ध्यान, जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, हमारे घर के जो कंटेनर से पानी के उनमें भी पनप सकता है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट संदेश जनता तक जाना चाहिए। और जो है ये जो मौसमी बीमारियां हैं इसके संदर्भ में हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ साथ जो हमारा नगरीय निकाय है, यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, नगर निगम है, इन लोगों को, ग्राम पंचायतों की, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हर तरह से हमको जो है वो तबके को तैयार करना पड़ेगा और तैयार करके उनमें ये संदेश देना पड़ेगा कि ये बीमारियां होने का कारण जो है ठहरा हुआ पानी है, उसकी निकासी और चैनलाइज करना, ये भी एक महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है। तो ये दोनों चीजें हैं कोरोना के संदर्भ में, और वेक्टर जनित जो रोग हो रहे हैं उसके संबंध में भी अवेयरनेस की एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको जो है हमको बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ लागू करना। बिल्कुल। जितेंद्र, भोपाल की बात करते हैं तो नगर निगम कितना एक्टिव यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर शरद भी बता रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब कहीं ना कहीं दवा का छिड़काव बहुत ज्यादा होना चाहिए और लोगों को अवेयर भी करने का काम होना चाहिए। तो आपको लगता है इस तरह का काम नगर निगम के द्वारा भी किया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सीजनल बीमारियों की, यानी कि हम डेंगू की बात करें, हम वायरल फीवर की बात करें, या फिर हम बात करें चिकनगुनिया की, तो इन बीमारियों को लेकर नगर निगम के द्वारा लगातार जो कीटनाशक है उसका छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम फॉग मशीन की बात करें तो वो भी चलाई जा रही है। अलग अलग जगहों पर जहां पर डेंगू का लार्वा है उसको भी नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम कोविड की बात करें तो जो शुरुआती दौर में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में नगर निगम के द्वारा अलग अलग जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाता था या तमाम चीजें की जाती थी। अब वर्तमान में वैसा छिड़काव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सैनिटाइजर का छिड़काव होना तो दूर, अब लोग अपने हाथों में उसका इस्तेमाल करना ही भूल गए हों। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बॉर्डर की, तो आपने देखा था कि जिस टाइम कोरोना काफी तेजी से बढ़ा था तो उस दौरान सरकार ने कई बॉर्डर को रद्द कर दिया था, कई जगहों पर परिवहन को बंद कर दिया था, बसें नहीं जा रही थी, और जिन बॉर्डर्स पर से मध्य प्रदेश कनेक्ट होता है वहां पर लगातार लोगों की आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जा रही थी, उनका टेस्टिंग किया जा रहा था, उसके बाद ही उन्हें मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर आने दिया जा रहा था। लेकिन वर्तमान में पिछले कुछ महीनों से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पूरी तरीके से खुली हुई है, बेधड़क लोग आना जाना कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं हो रही। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, वहीं के जो वायरस है वो उठता हुआ सीधे मध्य प्रदेश में आ रहा है, क्योंकि लोग बिना रोक टोक के मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर एक के साथ दो के साथ तीन अन्य लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो सरकार ने जो पहले व्यवस्था की थी कि मध्य प्रदेश में जो भी व्यक्ति आता है तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए, उसकी पूरी तरीके से टेस्टिंग की जाए, उसका टेम्परेचर चेक किया जाए, उसके बाद ही उसे आने दिया जाए, तो ऐसा एक बार अगर फिर से शुरुआत किया जा सके तो शायद ही ये कहा जा सकता है कि हम मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना को बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि अगर देश में भी वायरस आया था तो वो भारत से अंदर से ही नहीं आया था, विदेशों से जब फ्लाइटें आई थी उसके बाद ही वायरस ने प्रवेश किया था। तो ऐसे में अगर सभी राज्य सरकार ने इस तरह से अपने आप को मजबूत कर ले कि हमें बॉर्डर पर एक बार फिर से सघन चेकिंग करना है, लोगों को आने से रोकना है, तो कहीं ना कहीं जो वायरस है कोरोना का उसे बढ़ने से रोका जा सकता है। अब देखना ही होगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटियां हैं, जो बातें करती हैं, जो लगातार मीटिंग्स करती हैं, क्या उन मीटिंग्स में इस बात को भी सम्मिलित किया जा सकता है, लिया जाता है, या फिर सरकार ये फैसला करती है कि अब मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर आने वाले लोगों को टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने दिया जाएगा ताकि हम मध्य प्रदेश के वासियों को बचा सकें। तो ये भी अपने आप में सबसे बड़ा एक प्रश्न रहेगा। और इसके अलावा जो छिड़काव है, एक बार अगर वो फिर से पूरे मध्य प्रदेश में सैनिटाइजर का छिड़काव शुरू है तो देखिए, क्योंकि शुरुआती दौर है ये, एक बार फिर से तीसरी लहर की हम बात करें तो शुरुआती जो केसेस हैं वो आना शुरू हो रहे हैं। अगर पहले आप शुरुआती केसेस में इनको रोक देंगे, इनको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, तो ये केसेस आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर लापरवाही अभी बढ़ती गई तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड लहर को सबने देखा और तीसरी लहर इससे ज्यादा भी यही समय है कि अब कहीं ना कहीं सचेत हो जाना चाहिए सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, नगर निगम को और खुद आम लोगों को भी, कि उन्हें भी अपना खुद ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर शरद, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि थर्ड वेव बच्चों के लिए घातक हो सकती है, हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो डेंगू है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, तो उनको किस तरह से ध्यान रखना है, किस तरह से उन्हें सावधानियां बरतनी है? देखिए, जो मैं समझता हूँ जो स्कूल खोलने का निर्णय है वो भी जो है प्री मैच्योर डिसीजन मानता हूं मैं। अभी जो है हमको और जो है सुपरविजन की जरूरत है और थोड़ा वेट करना चाहिए। और अभी बच्चों का टीका भी नहीं आया है, वैक्सीन भी नहीं आया है कोरोना के संदर्भ में, तो ये जो है हमको एहतियात रखना चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, अभी जो है ये जो बच्चे हैं वो प्रभावित होंगे, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी थर्ड वेव के बारे में कहा था। तो स्वाभाविक है कि हमको वो सारी तैयारियों को जो है अपने योजना में शामिल करना चाहिए कि बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं तो उनके लिए ये सावधानियां रखें। दूसरा जो है चिकित्सालयों में जो है ये व्यवस्था होना चाहिए कि हमारे पीडियाट्रिक बेड है, जो हमारे नियोनेटल जो है जो वेंटिलेटर्स हैं, हमारे जो पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स हैं, ये भी जो है हमको तैयारियां रखना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ इसकी तैयारियां जो है चेतावनी के बाद से जो है काफी कुछ कर ली गई हैं, परंतु अभी भी जो है इन तैयारियों के संदर्भ में जो है एक बार मॉनिटर करने की और एक बार इसको रिव्यू करने की आवश्यकता रहेगी। तो देखिए, बच्चों के संदर्भ में यही है कि बच्चों को जो है वो जितना हम आइसोलेट अभी रख पाए वही अच्छा है, क्योंकि अभी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आगामी दिनों में यदि वैक्सीन आता है तो बच्चों को टीकाकरण के कार्य को भी बृहद रूप से हाथ में लेना पड़ेगा ऑन वेरी प्रायोरिटी। बिल्कुल, वैक्सीनेशन अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है डॉक्टर शरद, और ऐसे में लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि पहली डोज अगर लगा ली है तो दूसरी डोज भी तुरंत लगवाएं। और विनोद, अगर हम बात करते हैं ग्वालियर की, तो क्या यहाँ पर वैक्सीनेशन उतने अच्छे तरीके से हो रहा है? क्या लोग जागरूक हैं और हेल्थ सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो जो पहला डोज है वो लगभग 85 और 90% लोगों को लग चुका है, और दूसरा डोज भी
लगभग 45% लोगों तक पहुंच गया। तो दूसरा डोज अभी उतनी बड़ी संख्या में नहीं लग पाया जितना लगना चाहिए था। लेकिन जहां तक लोगों की जागरूकता की बात है तो लोग अब समझ चुके हैं कि कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा, और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जो टीकाकरण हुआ है लोगों का, वो उसके लिए सरकार और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ तमाम समाज सेवी संगठन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सभी ने मिलकर कोशिश की, तब लोग जागरूक हुए हैं। तो अब कोई ऐसा शायद ही व्यक्ति बचा हो जिसे समझाना पड़े कि आप वैक्सीन लगवाइए नहीं तो कोरोना हो जाए, क्योंकि लोग समझ रहे हैं। हाँ, ग्रामीण इलाके की अगर बात करते हैं तो वहाँ जरूर अभी टीकाकरण सभी लोगों को नहीं लग पाया, और उसकी कोशिश लगातार प्रशासन और शासन कर रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, देखिए गीतू, की जिस तरह से हमने कोरोना 1 देखा, उसके बाद कोरोना 2 देखा, ये दोनों ही जो पीरियड है वो लगभग फरवरी और मार्च के आसपास रहे हैं, जब बहुत ज्यादा कोहराम मचाया। यानी लगभग जनवरी मिड के बाद कोरोना शुरू हुआ। तो जिस तरह से हमारे अभी गेस्ट बता रहे थे कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अभी तो नवंबर महीना एक तरह से शुरू भी नहीं हुआ है, अक्टूबर भी शुरुआत हुई है। तो अभी 2-3 महीने और अगर इंतजार करते स्कूल खोलने का तो शायद ये बेहतर होता, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो कोरोना है वो फरवरी के आसपास ही शुरू होता है। अगर भोपाल में अभी से शुरू हो गया तो अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर अभी शुरुआत हो रही है कोविड केसेस की, तो आने वाले समय में बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है सभी के लिए कि सावधानी बरतें, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को जागरूक करें और उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।